नमस्कार। आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था कक्षा 6 की पुस्तक, जिसमें अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा हुआ, यह हमारा आज का पाठ रहेगा। तो उससे पहले हम आचार्य प्रशांत जी की एक कोट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत अनिवार्य है ये। मेहनत बाद में आती है, ईमानदारी पहले आती है। ईमानदारी आपको वो जगह बताएगी और वो दिशा बताएगी जिस जगह और जिस दिशा मेहनत करनी चाहिए। उसके बाद आप मेहनत कर रहे हो, तब तो मेहनत में सार्थकता है, तब उस मेहनत का मूल्य है, तब उस मेहनत में गर्व है। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 1 हमारा समाज विविधता से भरा। हम जिस परिवेश में रहते हैं, परिवेश का मतलब ये देखिए, आपके आसपास की पर्यावरण की हर वह चीज जिसे आप देखते हैं, महसूस करते हैं, वो सारा क्या है? आपका परिवेश है। तो फिर से देखते हैं हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमें विभिन्न तरह के लोग देखने को मिलते हैं। उनका रहन सहन, खान पान, पर्व त्यौहार, भाषा, बोली अलग अलग होती है कि नहीं? हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। सामाजिक जीवन मतलब लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, बात करना और एक दूसरे के साथ विभिन्न गतिविधियों में शामिल होना, ये क्या है? सामाजिक जीवन है। और दूसरी क्या है? विविधता, वो से भरा है। तो विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब है अनेक प्रकार की चीज़ों या लोगों का होना। भिन्नता या अलग अलग होने की स्थिति यह कई संदर्भों में इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि सामाजिक संदर्भ। इसका अर्थ है समाज में विभिन्न प्रकार के लोग, संस्कृतियाँ, धर्म, भाषाएं, जाति, लिंग, उम्र, शारीरिक क्षमताएं आदि का मौजूद होना, है कि नहीं? अन्य संदर्भों में क्या होता है कि यह विभिन्न प्रकार की चीज़ों, जैसे कि विचार, हर लोगों का सोचने का अलग अलग क्षमता होता है, दृष्टिकोण, देखने का, समझने का दृष्टिकोण अलग अलग होता है, या यहाँ तक कि भोजन की विविधता भी संदर्भित कर सकता है। जैसे कि संक्षेप में हम लोग समझे तो विविधता क्या का अर्थ क्या होना चाहिए? विभिन्नता। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग आते हैं। तो समझ गए, हमारे आसपास का सामाजिक जीवन काफ़ी विविधताओं से भरा है। इस पाठ में हम देश की विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, हमारे आसपास का सामाजिक जीवन। आगे, परिवार समाज की पहली इकाई है। परिवार क्या है? समाज की पहली इकाई है, जहाँ अच्छी आदतें, व्यवहार और संस्कार का ज्ञान हमें प्राप्त होता है कि नहीं? परिवार द्वारा दी गई अच्छी शिक्षा के द्वारा ही हमारे समाज की दशा और दिशा तय होती है। परिवार के बाद विद्यालय हमारे समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाता है कि नहीं? विद्यालय अपने आप में समाज का एक छोटा रूप है। यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे एवं बच्चियाँ अलग अलग परिवेश से आते हैं। परिवेश का मतलब मैंने समझा दिया है, आपके आसपास के वातावरण की हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ठीक ना? यहाँ विद्यालय में क्या होता है कि यहाँ अलग अलग परिवेश के बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग अलग होता है। क्या आपके परिवार के भाई बहन या कक्षा के मित्र आपकी तरह दिखते हैं? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या आपकी पसंद, खान पान उसकी तरह है? निश्चित रूप से उत्तर क्या होगा? ना में होगा, है कि नहीं? यही हमारी विविधता है, यही तो हमारी विविधता है, विभिन्नता है। ठीक है, विविधता का संक्षेप में हमने क्या समझा था? विभिन्नता, अंतर, अलग 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 कैसे कैसे हम लोग हैं। विद्यालय में हम एक साथ खेलते कूदते हैं और अनुशासन सीखते हैं। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य भी अनुशासन ही है। शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अनुशासन, अनुशासन, डिसिप्लिन। ठीक ना? विद्यालय विद्यार्थियों को
एक सभ्य नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है, साथ ही उनकी क्षमताओं को उभारने में सहयोग करता है। जब कोई विद्यार्थी डॉक्टर, शिक्षक, वकील या राजनेता आदि बनता है तो अंततः इसका लाभ समाज को ही होता है कि नहीं। झारखंड का समाज भी विविधताओं से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, ठीक है, जिसे हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, मतलब अच्छे ढंग से लाइन बाय लाइन और ज़्यादा गहराई से जानने का कोशिश करेंगे। तो दो पेज, एक पेज छूट गए हैं, उसे हम देख लेते हैं। समाज, समाज के बारे में देखते हैं। समाज यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें किसी भौतिक क्षेत्र में विभिन्न, भौतिक क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं, किसी एरिया में विभिन्न जाति के, धर्म और संस्कृति के लोग एक साथ निवास करते हैं, ठीक है ना, तथा अपने रीति रिवाज एवं परंपराओं का निर्वहन करते हैं, मानते हैं, अपने परंपराओं को मानते हैं, ठीक है। अब ये दूसरी पेज में क्या है कि मानचित्र दिया हुआ है भारत का, और इसमें लिखा हुआ है भारत एक विशाल देश है। ये हम लोग जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है जो कब आज़ाद हुआ था, कब स्वतंत्र हुआ था, 15 अगस्त 1947 को यह स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर अवतरित हुआ था, तथा 26 जनवरी 1950 को गणतांत्रिक देश बन गया, ठीक ना। 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया, गणतांत्रिक देश बन गया, ठीक। अनेकता में एकता भारत की क्या है, विशेषता है। अनेकता में एकता का मतलब समझ रहे हैं कि अलग अलग धर्म के, अलग अलग रीति रिवाज, संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन वे क्या दूसरों को हीन भावना से नहीं देखते हैं, सब एकजुट होकर के रहते हैं। जैसे कि मान के चलिए 15 अगस्त या कोई भी जो देश, पूरे देश में जो पर्व एक साथ मनाया जाता है, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, इसमें कोई धर्म जातियों को देखा नहीं जाता है, सभी क्या करते हैं, एकजुट होकर के हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक ना। यही कहा जा रहा है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। भले ही अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन वे एकजुट होकर के रहते हैं, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, ठीक ना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क भारत की विविधता में एकता अद्भुत है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं बहुरंगी विविधता वाला देश। बहुरंगी विविधता वाला देश कौन है, भारत है। हमारा देश संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब, लोकतंत्र मतलब क्या होता है, जनता द्वारा शासन, ठीक है। संसार के प्रायः सभी धर्मों के अनुयायी यहाँ रहते हैं। सभी धर्मों के अनुयायी, अनुयायी मतलब क्या होता है, मानने वाले लोग, सभी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। कहाँ, भारत में। यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता पूरे विश्व में भारत को विशिष्टता मतलब अनोखा प्रदान करती है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे अभी भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता के बारे में, कैसे कैसे ये हमें अनोखा बनाता है, ठीक है, भारत को। पहला क्या है, भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता में हम लोग देखते हैं भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र में भारत फैला हुआ है। भारत की उत्तरी सीमा, जो उत्तरी सीमा है, जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये हो गया उत्तरी सीमा। जैसे कि आप जानते होंगे कि नॉर्मली जो हमारा होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ होता है, लेकिन जब मानचित्र में करते हैं तो नॉर्थ हो जाता है ऊपर की ओर, नीचे साउथ, इधर आपका ईस्ट और वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा हिमालय पर्वत से घिरा है। तो देखिए उत्तरी सीमा क्या है, हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है ना, ठीक है। अब दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में देखिए, दक्षिण में हिंद महासागर है, जिसे मैंने ब्लैक कलर से सर्कल कर दिया है, हिंद महासागर, ये दक्षिण में हो गया। फिर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, और पश्चिम में अरब सागर भारतीय
प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। ठीक, अब देखिए आगे। प्रायद्वीप मतलब आप समझते हैं, प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? भूमि का वह भाग होता है जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से जुड़ा हो। ठीक है, आगे देखते हैं। 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत को स्पर्श करती है, भारत को छूती है। स्पर्श मतलब छूती है, छूना। ठीक है, तो कितने देशों की स्थलीय सीमा भारत को छूती है? 7 देशों की। उनकी नाम हम जानते हैं, ठीक है ना? उनके नाम क्या क्या हैं? देखिए क्या क्या छू रहा है। जो जो सर्कल मैंने कर दिया है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और सभी चीज़ देखो, देखिए नीचे देखिए। भारत की सीमाएं निम्नलिखित देशों से लगती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका जलीय सीमा में, मालदीव जलीय सीमा में। ठीक, आगे देखते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की पहचान कीजिए। तो वही हो गए जो भारत के को छूते हैं, जो स्पर्श करते हैं, वे हो गए सारे क्या? पड़ोसी देश। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम। आगे क्या है कि हिमालय से सटे क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड पड़ती है, वहीं राजस्थान अत्यधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। यदि मेघालय में मासिन राम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान। समझ रहे हैं ना? भौगोलिक विविधता, भौगोलिक में कैसे हमारा अंतर है, भूगोल में, भौगोलिक में। ठीक है ना? भूमि में। ठीक, समझ सकते हैं। कहीं कहीं ऊंचे पठार तो कहीं तटीय क्षेत्र। लक्षद्वीप और एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। देखिए, अंडमान और निकोबार कहाँ स्थित है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। दूसरा समझते हैं, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता। दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव मतलब क्या होता है? उद्भव का मतलब होता है, उद्भव का अर्थ है किसी चीज का पैदा होना, जन्म लेना या पहली बार अस्तित्व में आना। ठीक है ना? फिर से देखते हैं हम लोग। तो दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का उद्भव मतलब जन्म लिया है। जन्म स्थल कौन सा है? भारत माना जाता है। क्या क्या? हिंदू, सिख, जैन तथा बौद्ध। ठीक, स्वाभाविक है इन धर्मों के अनुयायी भारत में निवास करते हैं। जब यहाँ जन्म लिए हैं, मान के चलिए यहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है, तो स्वाभाविक है कि वे वहाँ रहते हैं। और धर्मों के अनुयायी, ये धर्मों को मानने वाले लोग कहाँ रहते होंगे? भारत में ही रहते होंगे, है कि नहीं? इसके अलावा इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य धर्म के लोग भी यहाँ रहते हैं। ठीक, इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं। अब देखिए, ये तो हैं हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध। ठीक, अब इन धर्मों के अंदर भी कई पंथ हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में शैव, शाक्त और तथा वैष्णव बड़ी संख्या में है। अब इनके अंतर हम समझ लेते हैं कि शैव, शाक्त और वैष्णव में क्या अंतर है। शैव जो भगवान शिव को मानते हैं, शाक्त जो देवी को मानते हैं, और जो भगवान विष्णु को परमेश्वर मानते हैं, उन्हें वैष्णव कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस्लाम शिया और सुन्नी में विभक्त है। अब शिया और सुन्नी को जानते हैं हम लोग। शिया और सुन्नी इस्लाम के 2 प्रमुख पंथ हैं। ठीक है, जिनमें मुख्य अंतर क्या है? पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकार को लेकर है। सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनके सबसे करीबी दोस्त अबू बकर खलीफा बने। ठीक है, जबकि शिया मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर के दामाद अली इब्न अबी तालिब उनके सही उत्तराधिकारी थे। ठीक है, ये अंतर है जो कि मैंने गूगल से आपको यहाँ लिख दिया है।
ठीक, आगे देखते हैं। सिख में सिख में कौन कौन से हैं पंथ? सिख में नामधारी और निरंकारी पंथ में हैं। ठीक, नामधारी क्या होते हैं समझ लेते हैं। नामधारी सिख धर्म के मूल सिद्धांतों पर लौटाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि निरंकारी आध्यात्मिक एकता, सहिष्णुता और मानवतावाद पर जोर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है। सिख के बाद जैन। जैन दिगंबर और श्वेतांबर पंथ में तथा बौद्ध हीनयान और महायान पंथ में विभक्त हैं। विभक्त मतलब बटे हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग जैन, दिगंबर और श्वेतांबर पंथ। दिगंबर और श्वेतांबर में क्या अंतर है देखते हैं, ठीक है ना। दिगंबर साधु नग्न रहते हैं, मतलब नंगे रहते हैं, वे वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जबकि श्वेतांबर साधु सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं। इसके अलावा दिगंबर श्वेतांबर की तुलना में तीर्थकारों की मूर्तियों को अलग अलग तरीके से चित्रित करते हैं। कौन? दिगंबर, ठीक, श्वेतांबरों के तुलना में, है ना। अब बौद्ध में क्या, बौद्ध के कौन कौन से पंथ है? बौद्ध के हमारे हीनयान और महायान पंथ में विभक्त हैं, बटे हुए हैं। तो जानते हैं हम लोग हीनयान, जिसे छोटा वाहन भी कहा जाता है, व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता है और बुद्ध को एक शिक्षक के रूप में देखता है जिसने निर्वाण प्राप्त किया। ठीक है, महायान जिसका अर्थ होता है महावाहन, बुद्ध को एक दिव्य व्यक्ति के रूप में देखता है और दूसरों की मदद करने के लिए, निर्वाण प्राप्त करने के लिए बोधस्थ के मार्ग पर चलने पर जोर देता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं हम लोग कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण तथा महाभारत। और कुरान शरीफ इस्लाम धर्मावलंबियों का है, बाइबल ईसाइयों का है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा सिखों का, आगम सूत्र जैनियों का, त्रिपिटक बौद्धों का तथा जेंदा अवेस्ता पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, देश के अनेक जातियां हैं। देश में क्या है? अनेक जातियां हैं। ठीक, एक जाति के लोग नहीं हैं। भारत देश में अनेक जातियों के लोग हैं। उनकी पूजा पद्धति मतलब पूजा का तरीका, पद्धति मतलब तरीका, तथा एवं रीति रिवाज में विभिन्नता पाई जाती है। एक ही गांव में रहने वाले विभिन्न धर्म जाति के लोगों की जीवन पद्धति भी अलग अलग होती है। ठीक है, एक ही गांव में भले ही रहते हैं लेकिन विभिन्न धर्म जाति के लोग की जीवन पद्धति क्या होती है? अलग अलग होती है। भारत त्योहारों का देश है। भारत त्योहारों का देश है। जैसे कि क्या क्या त्यौहार मनाए जाते हैं यहाँ? दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस जैसे त्यौहार तो प्रायः समूचे देश में मनाया जाता है, मतलब पूरे देश में मनाया जाते हैं। इनके अलावा देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय त्योहारों की प्रधानता है, मतलब क्षेत्रीय मतलब उसी क्षेत्र में स्पेशल मनाया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि झारखंड में सरहुल, करमा, दशई, सोहराई एवं टुसु पर्व उत्साह से मनाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के कुछ इलाकों में मंडा पूजा की परंपरा भी है कि नहीं, जिसमें आग में लोग चलते हैं। पंजाब में वैसाखी, महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा, बिहार में छठ, असम में बिहू, तमिलनाडु में पोंगल तथा केरल में ओणम प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक, विभिन्न समाजों में सुखी का इजहार नृत्य के द्वारा भी किया जाता है। खुशी का इजहार किससे किया जाता है? विभिन्न समाजों में खुशी का इजहार नृत्य के द्वारा, नाच के द्वारा किया जाता है। ठीक है, देश के विभिन्न भागों में नृत्य मतलब नाच की विविधता पाई जाती है, मतलब विभिन्नता अंतर पाई जाती है। अलग अलग नाचने की ये होती है, नाचने का तरीका होता है। झारखंड में किस नाम से जाने जाते हैं? झारखंड में छऊ नृत्य होते हैं, पाइका नृत्य होता है, कर्मा नृत्य होता है, सरहुल नृत्य होता है। डमकच झूमर का विशेष महत्व है।
असम में बिहू, गुजरात में गरबा और डांडिया, केरल में मोहिनी आट्यम, कथकली, उड़ीसा में ओडिसी, पंजाब में भांगड़ा, मणिपुर में मणिपुरी, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश में कथकली और नागालैंड में चांगलो प्रमुख नृत्य हैं, प्रमुख नाच हैं। गतिविधि क्या बोल रहे हैं? गतिविधि आपके आसपास किस प्रकार के नृत्य प्रचलित हैं उसकी सूची बनाइए। तो आप सूची बना लीजिएगा कि आपके आसपास के कौन कौन से डांस ज़्यादा फेमस है, प्रचलित है, उसका एक सूची बना लीजिएगा, लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग अब आगे देखते हैं, है ना। तीसरा देखते हैं खान पान की विविधता। खान पान की विविधता मतलब खाने में भी विभिन्नता होगी। देखते हैं अब भारत के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों में खान पान में भी अंतर पाया जाता है। खाद्य पदार्थ की आदत। खाद्य पदार्थ मतलब क्या होता है? खाद्य पदार्थ का मतलब है भोजन या खाने योग्य वस्तुएं, ठीक। खाद्य पदार्थ की आदत किसी विशेष स्थान पर उसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है। मतलब समझ रहे हैं कि जो खाने योग्य चीज़ है वो उसकी खाने योग्य जो चीज़ है वो आदत कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है? क्योंकि उस जगह की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगर उस जगह पर ज़्यादातर ईख मिलेगा, मान के चलिए, तो ईख का आदत हो जाएगा खाने का। अगर उस जगह पर इडली ज़्यादातर खाने को मिलेगा तो इडली अगर उपलब्धता रहेगी, इडली वहाँ पर ज़्यादातर मिलेगा तो इडली का आदत हो जाएगा खाने का। तो वो आदत जो है वो उपलब्धता पर निर्भर करता है। मतलब वहाँ जो चीज़ ज़्यादातर पाया जाता है उसी पर निर्भर करता है हमारी आदत, खाने की आदत, ठीक है। देखते हैं झारखंड में पीठा, धुसका, बर्रा, छिलका रोटी तथा ढकनी रोटी बड़े चाव से खाए जाते हैं। समझ रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि यहाँ चावल ज़्यादा उगता है तो चावल से रिलेटेड सारा चीज़ बनाया जा रहा है, ठीक है। मड़ुए की रोटी भी झारखंड में लोकप्रिय भोजन है। और झारखंड में कौन सा रोटी एक लोकप्रिय है? मड़ुए की रोटी। पंजाब में सरसों के साग के साथ मक्के की रोटी, ठीक है। सरसों दी साग मक्के दी रोटी बोला जाता है ना। गुजरात में ढोकला, ठीक है। तो देखते हैं महाराष्ट्र में बड़ा पाव, केरल में अवियल, दक्षिण भारत में डोसा, इडली व सांभर, आंध्र प्रदेश में हैदराबादी बिरयानी एवं हलीम, नागालैंड तथा सिक्किम में मोमोज, ठीक है। जो मैं मोमोज आप देख रहे हैं ना ये चित्र में, ठीक है, मोमोज। दिल्ली में तंदूरी चिकन तथा बंगाल में मछली भात का विशेष महत्व है, ठीक। भाषाई विविधता। भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी मतलब समझ रहे हैं ना? बहुभाषी का मतलब है जो कई भाषाएं बोल सकता है या कई भाषाओं से संबंधित। बहुभाषी मतलब कई भाषाओं से संबंधित, ठीक। कहा जाता है कि प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है। प्रत्येक 100 किलोमीटर में यहाँ की भाषा बदल जाती है, ठीक ना। 100 किलोमीटर तक लोग एक जैसे बोलते हैं, फिर 100 किलोमीटर तक लोग अलग तरह के बोलने लगते हैं, ठीक। इतनी ज़्यादा विभिन्नता है, ठीक। हमारे देश में 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। कितना? 1700 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। यहाँ कुछ राज्य भी भाषा के आधार पर बनाए गए हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए। जैसे कि देखिए यह भी जाने जो लिखा हुआ है साइड में, उसे हम लोग देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। समझ रहे हैं ना कि भाषा के आधार पर भी कुछ राज्य का गठन किया गया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिंदी को देश का शासकीय भाषा बनाया गया है। शासकीय मतलब समझ रहे हैं ना? शासकीय शब्द का उपयोग किसी भी चीज़ को संदर्भित करने के लिए किया जाता है जो सरकार से संबंधित है या सरकार द्वारा नियंत्रित है, ठीक। तो हिंदी को देश के शासकीय भाषा बनाया गया है। इसके साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त की गई है। तो वो कौन कौन से भाषाएं हैं जो कि मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में? देखते हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं परिधान की विविधता। परिधान मतलब पहनावा ओढ़ावा, ठीक ना। तो पहनावा ओढ़ावा कैसे अलग अलग है वो भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे, ये कहाँ का है? राजस्थान का पारंपरिक परिधान है, पहनावा है, ठीक। देश के लोगों के पहनावे में भी बहुत अंतर पाया जाता है। पुरुषों के परिधान में कुर्ता पैजामा का विशेष महत्व है। हालांकि आधुनिक पहनावे जैसे कि शर्ट पैंट, कोट एवं टाई का प्रचलन काफ़ी बढ़ चुका है। ये ज़्यादातर अभी पहना जा रहा है। क्या क्या? शर्ट पैंट, कोट, टाई का बहुत ज़्यादा अभी प्रचलन चल रहा है, ठीक। महिलाएं साड़ी तथा ब्लाउज पहनती हैं। झारखंड में पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और कंधे में गमछा रखते हैं। पंजाब में सलवार कमीज और दुपट्टा, बंगाल में बंगाली साड़ी, राजस्थान और गुजरात में घाघरा चोली और ओढ़नी, जम्मू कश्मीर में फिरन, ठीक। जम्मू कश्मीर क्या पहना जाता है? फिरन पहना जाता है। तथा मिजोरम में पुआनचई। महिलाओं का पारंपरिक मतलब समझ रहे हैं ना कि पहले से पहनते आया जा रहा है, ठीक। पूर्वजों से समय से परिधान है। चलिए आगे देखते हैं। अब फोटो में आप देख रहे होंगे कि मिजोरम का पारंपरिक परिधान कैसे है, ठीक। और जम्मू कश्मीर का पारंपरिक परिधान कैसे है, देख रहे हैं ना। अब देखते हैं चौथा नंबर, आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता क्या क्या है? आर्थिक विविधता मतलब आर्थिक में विभिन्नता। आर्थिक विविधता से आशय अपनी जीविकोपार्जन के लिए लोगों द्वारा अपनाए गए पेशों से है। जीविकोपार्जन का मतलब समझते हैं? यह शब्द किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन को चलाने के लिए, जैसे कि भोजन, घर, आवास मतलब घर और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन, पैसा या कोई भी सामान सामग्री प्राप्त करने के लिए किया गया काम क्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है, को बताता है, ठीक ना। तो जीविकोपार्जन समझ गए, पैसा मतलब काम, ठीक। अब भारत में विभिन्न लोगों की आजीविकाएं भी भिन्न भिन्न है। भारत में हर लोगों की आजीविका का मतलब जीवन यापन करने का साधन, ठीक। किसी व्यक्ति की नौकरी है तो किसी की बिजनेस है, व्यवसाय है, या किसी भी प्रकार की गतिविधि हो सकती है जिसमें वह अपनी आजीविका चलाता है, जीवन चलाता है, ठीक है। कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ की बड़ी आबादी खेती कर अपना जीवन यापन करती है। देखिए, कृषि प्रधान होने के कारण यहाँ के जितने भी लोग हैं ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, कृषि के अलावा पशुपालन, मत्स्य पालन, मछली पालन, ठीक ना। मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, खनन, जैसे कि कहीं खोदाई हो रहा है पत्थर का या कोयला का, मतलब हर तरह का खनन में भी लोग काम करने जाते हैं, ठीक ना। फिर देखते हैं आदि की क्रियाएं भी लोगों के जीविकोपार्जन के साधन हैं, ठीक। सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में नौकरी करने वालों की संख्या भी कम नहीं है, ठीक ना। कुछ लोग स्वरोजगार मतलब खुद से अपना रोजगार विकसित करते हैं, ठीक ना, अपना बिजनेस करते हैं, स्वरोजगार से जुड़े हैं। पहाड़ी एवं वन क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? लोगों की आजीविका वनोत्पाद है। जैसे कि वनोत्पाद मतलब क्या? उनकी आजीविका वनोत्पाद है, मतलब वनों से मिलने वाली जितनी भी चीज़ हैं उसे वे बेच करके क्या करते हैं? अपना जीवन यापन करते हैं, आजीविका चलाते हैं। जंगलों से मिलने वाली वस्तुएं जैसे जंगली
फल, जड़ी बूटी, दातून का संग्रहण करते हैं। ठीक है, वैसे इस विषय पर अध्याय 7 में आप विस्तृत से मतलब अच्छे ढंग से और गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं। विविधता एक एकता। क्या है? विविधता एक एक विविधता में एकता को देखते हैं। विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता क्या है? हमारे देश की पहचान ही तो है विविधता। यहाँ की एकता देश के सबसे बड़ी ताकत एवं विशेषता है। आज़ादी की लड़ाई ने हमें एक सूत्र में बांधने का काम किया। ठीक है ना? यहाँ कोई जाति नहीं देखा गया, सभी धर्म के लोग एक साथ जुट होकर के आज़ादी के लिए लड़े थे। देखिए, उस लड़ाई में सभी धर्म एवं जाति के लोग ने हिस्सा लिया। हम भले ही विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र के हो, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। सबसे पहले क्या हैं? हम भारतीय हैं। भले ही हम अलग अलग धर्म के लोग हों, जाति के लोग हों, अलग अलग जगह के क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम क्या हैं? भारतीय हैं। भारतीयता का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। एकता का मूल मंत्र क्या है? भारतीयता का ही भाव, जो भारतीयता, हम भारतीय हैं, इसका जो भाव है यही क्या है? हमारा मूल मंत्र है। ठीक है, अब देखते हैं। एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। ठीक ना? एक साथ एक दूसरे के क्या सुख दुख जब होता है उसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब मदद करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं। कोई भी समस्या होती है तो सब मिलजुल करके क्या करते हैं? समस्या का समाधान करते हैं। ठीक, और समाधान तलाशते हैं, खोजते हैं। ठीक है, भाषा, धर्म, जाति आदि की विभिन्नता के बावजूद मानवता का रिश्ता उन्हें आपस में जोड़े रखता है। देखो, भाषा अलग बोलते हैं, धर्म अलग है, जाति अलग है, आदि की विविधता होने के कारण, अलग अलग होने के कारण भी क्या होता है? मानवता का जो रिश्ता है उन्हें आपस में जोड़ता है। ठीक, हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े मतलब समझ रहे हैं? सांप्रदायिक शब्द का उपयोग उन लोगों या कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो धार्मिक या जातीय आधार पर भेदभाव करते हैं या दूसरों के प्रति शत्रुता रखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, समझ गए? सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते रहे। कभी इन झगड़ों ने हिंसात्मक टकराव का रूप भी धारण कर लिया, लेकिन आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण झगड़ों ने कभी अस्थायी वैमनस्य का रूप नहीं लिया। अस्थायी वैमनस्य मतलब क्या होता है? देखिए, अस्थायी वैमनस्य का मतलब है एक ऐसी दुश्मनी, द्वेष या शत्रुता है जो लंबे समय तक बनी रहती है और आसानी से खत्म नहीं होती है। लेकिन ऐसा भारत में देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि क्या सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और सभी एकजुट से रहते हैं। ठीक ना? अब देखिए, वैमनस्य का रूप नहीं लिया और समाज कभी विभाजित नहीं हुआ, समाज कभी बटा नहीं। ठीक, अमन शांति हमारे देश की बड़ी ताकत है। अमन और शांति ही हमारे देश की क्या है? बड़ी ताकत है, जो इसे विशिष्टता प्रदान करती है, अनोखा बनाती है। संसार में ऐसे समाज बहुत कम मिलते हैं जहाँ विभिन्न धर्म जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हों, खुद को उन्नत एवं सभ्य समझते हों। अच्छे समझने वाले यूरोपीय देश, जैसे कि देखिए क्या बोल रहा है कि संसार में ऐसे समाज बहुत कम ही मिलेंगे जहाँ विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं आपस में मिलजुल कर। ठीक, अब दूसरा हम लोग देखते हैं, खुद को उन्नत और सभ्य समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द मतलब समझ रहे हैं? इस सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब होता है, इसका मतलब है कि विभिन्न धार्मिक जातीय या सामाजिक समूहों के बीच शांति और समझ का माहौल। तो देख रहे हैं क्या बोल रहा है
कि खुद को उन्नत एवं सभ्य समझने वाले यूरोपीय देशों में सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण विरल ही है। मतलब बहुत कम ही है कि वो शांति और अमन शांति से रहते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, ठीक है। और साथ ही वहाँ क्या हो जाता है कि अस्थायी वैमनस्य भी बना रह जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। धार्मिक एवं जातीय वैमनस्यता की आग में जल रहे देश प्रेम एवं शांति की तलाश में है, ठीक। कौन? यूरोप। प्रेम, भाईचारा, शांति एवं अहिंसा दूसरे मूल्यों को आज विश्व में प्रायः सभी देश अपनाने के लिए ललायित है। प्रेम, भाईचारा, शांति और अहिंसा को सभी देश अपनाने के लिए क्या है? ललायित है। ये हमारी बापूजी की भी इच्छा थी कि अहिंसा, ठीक ना, अहिंसा से चलना, ठीक। अब देखते हैं, ललायित है, यहाँ तक हो गया। जबकि भारत इन मूल्यों का प्राचीन काल से ही पोषक है। देखिए अभी बहुत से देश क्या कर रहे हैं? प्रेम से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे, शांति से रहेंगे, अहिंसा से रहेंगे, ये सब मूल्यों को अपनाने के लिए ललायित हो रहा है। लेकिन भारत जो है प्राचीन काल से ही इसे पोषण दे रहा है, मतलब मान रहा है, उससे चल रहा है, उसके अनुसार, ठीक ना। तो आगे देखते हैं। अतः ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व का नेतृत्व करने में क्या है? नेतृत्व करने में सक्षम है। तो नेतृत्व मतलब, नेतृत्व का अर्थ होता है दूसरों का मार्गदर्शन करना, प्रेरित करना और एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि एक साझा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बुनियादी पर आधारित है। हमारे देश का संविधान सभी नागरिकों के बीच न्याय से चलता है, स्वतंत्रता को ध्यान देते हैं, समानता को ध्यान देता है और बंधुता को की बुनियादी पर आधारित है, ठीक है। हमारा संविधान क्या पर आधारित है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित है। इन मानव मूल्यों को संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में शामिल किया गया है, ठीक है। संपूर्ण भारत एक तिरंगे के नीचे और स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हमारी एकता को मजबूती प्रदान करता है, ठीक ना, एकता को मजबूती प्रदान करता है। इसमें लोग एक साथ जुट करके क्या करते हैं? आज़ादी का महोत्सव को मनाते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय गान जन गण मन का गायन सभी भारतीय एक साथ करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। गांव की कहानी क्या है? झारखंड के गांवों में आपसी भाईचारे का बढ़िया नमूना देखने को मिला है। प्रायः हर गांव में कई जाति और धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, है कि नहीं। यहाँ के गांवों में मनाए जाने वाले रामनवमी, मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है, ठीक ना। सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब मैंने समझा दिया था, क्या होता है इसका मतलब? विभिन्न धार्मिक, जातीय और सामाजिक समूहों के बीच शांति और समझ का माहौल रहता है, ठीक। रामनवमी का जुलूस तथा मुहर्रम का ताजिया पूरे गांव में घुमाया जाता है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इसमें होती है। हजारों की संख्या होती है, ठीक है। हजारों की संख्या में उपस्थित जनसैलाब में कोई अंतर नहीं रह जाता, ठीक। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है।
अब क्या बोल रहा है कि झारखंड के प्रमुख मेले विविधता में एकता की अनूठी झलक है। सही बोला कि जो मेले भी लगते हैं यहाँ भी देखते होंगे आप, यहाँ हर धर्म जाति क्षेत्र के लोग जुटते हैं। ये भी एक एकता का क्या है, अनूठी झलक है। अब देखिए देवघर में श्रावणी मेला लगता है, दुमका में हिजला मेला लगता है, मुड़मा में मुड़मा मेला लगता है जो कि रांची में है मुड़मा, ठीक ना। जगन्नाथपुर रांची में है, रथ मेला लगता है। सिमडेगा रामरेखा धाम मेला, और हजारीबाग सूर्यकुंड मेला, रांची में उर्स मेला भी लगता है। ठीक, तो गतिविधि क्या बोल रहा है कि पता लगाइए इसकी इनके अलावा और कौन कौन से मेले आपके आसपास लगते हैं। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। धार्मिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं रिलीजियस। परिधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रेस। भौगोलिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जियोग्राफिकल। त्योहार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फेस्टिवल। अनुसूची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेड्यूल। नृत्य डांस। गांव विलेज। समाज सोसाइटी। साइड में क्या दिया हुआ है, स्वरोजगार। अपने जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला खुद का व्यवसाय स्वरोजगार कहलाता है। ठीक है, स्वरोजगार मतलब बिजनेस मान के चलिए। तो जीविकोपार्जन के लिए क्या, अपना खुद का एक व्यवसाय जो करता है उसे ही क्या कहते हैं, स्वरोजगार कहते हैं। तो प्रश्न अभ्यास, आइए जानें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है, पहला रिक्त स्थान दिया हुआ है, संसार का बड़ा लोकतांत्रिक देश है। कौन है बड़ा लोकतांत्रिक देश, भारत है। ठीक, पहला का उत्तर क्या होगा, भारत। मेघालय में खाली स्थान दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किसे, मासिन राम को। ठीक है, दूसरा का उत्तर क्या है, मासिन राम। तीसरा, सरहुल खाली स्थान राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है, झारखंड में। तीसरा का उत्तर क्या होगा, झारखंड। संताली भाषा संविधान के कितने अनुसूची में शामिल है, 8वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक ना। और इसके अलावा और कितने भाषा हैं, 22 टोटल भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है ना। फिरन खालिस्तान राज्य का पारंपरिक परिधान है। किस राज्य का फिरन पारंपरिक परिधान है, जम्मू कश्मीर का। ठीक है, अब मिलान करने वाला है। अ तथा ब को मिलाइए। अ में नृत्य दिया गया है और ब में राज्य दिया गया है, मतलब कौन सा नृत्य किस राज्य का है ये दिया गया है। तो शुरू में दिया गया है भांगड़ा, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, पंजाब का है। दूसरा छऊ, ये कहाँ का है, झारखंड का, हमने जैसा कि पढ़ा है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। चांगलो कहाँ का है, नागालैंड का। गरबा कहाँ का है, गुजरात का। ठीक है, अब लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किन्हीं 5 भाषाओं के नाम लिखिए। तो 22 भाषा हैं, तो 5 लिखने में तो कठिनाइयाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि देखिए हमने लिखा है असमिया, बंगला, बोडो, संथाली, गुजराती और हिंदी। ये 5 भाषा हैं जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में मनाए जाने वाले किन्हीं 4 क्षेत्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। ठीक है, तो वो कौन से झारखंड में 4 त्यौहार हैं जो कि क्षेत्रीय त्यौहार हैं जो कि मनाया जाता है, सरहुल, करमा, दशई और सोहराई। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर किया गया था। किस राज्य का, आंध्र प्रदेश का किया गया था। ठीक है, सी का आंसर क्या है, आंध्र प्रदेश। अच्छी आदतें सिखाने में परिवार की क्या भूमिका है। अच्छी आदतें सिखाने में क्या भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि परिवार द्वारा दी गई शिक्षा ही समाज की दिशा और दशा को बदलती है। ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन क्या है, देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम लिखिए। ठीक है,
पांचवा क्वेश्चन क्या है, देश के विभिन्न राज्यों के 3 प्रमुख नृत्यों के नाम लिखिए। तो 3 प्रमुख नृत्य क्या है हम लोग देखते हैं। पंजाब में भांगड़ा, गुजरात में गरबा और असम में बिहू। हर राज्य के अलग अलग नृत्य हैं, लेकिन प्रमुख बोला तो हमने 3 लिख दिया। ठीक है, अब आइए चर्चा करें, ये है तो इसे भी देख लेते हैं। भारत में सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, वर्णन कीजिए। सांस्कृतिक विविधता बिल्कुल पाया जाता है। आइए चर्चा करें में क्या है, भारत में सांस्कृतिक विविधता एक प्रमुख पहलू है जो इसे दुनिया के सबसे अनोखे देश में से एक बनाता है। अनोखे देश में से एक बनाता है, ठीक ना। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं के लोग एक साथ मिल करके रहते हैं, जिससे एक समृद्ध और विविध सांस्कृतिक परिदृश्य बनता है, देखने को मिलता है, ठीक ना, दृश्य। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए चर्चा करें में। विद्यालय समाज का लघु रूप है, कैसे? बिल्कुल, विद्यालय समाज का लघु रूप है, जैसे कि देखते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ विभिन्न धर्मों के बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, जिनका रहन सहन, खान पान, पहनावा अलग अलग है, इसीलिए मान सकते हैं कि यह क्या है, लघु रूप है, किसका? समाज का। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, अनेकता में एकता हमारी ताकत है। बिल्कुल, अनेकता में एकता हमारी ताकत है, क्योंकि अनेक धर्म जाति के लोग, भाषाओं के लोग, भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन एक साथ रहते हैं, सभी एकजुट होकर के रहते हैं, ठीक ना। जैसे कि देखते हैं तीसरा का, अनेकता में एकता हमारी ताकत है का अर्थ है कि विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों में बटे हुए होते हुए भी हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट हो सकते हैं, और यह एकता ही हमारी ताकत है। यह विचार भारत के संविधान और समाज की नींव पर आधारित है, जो विविधता को ताकत में बदलने की भावना को प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, ठीक ना। तो हमारा जो पाठ था, पाठ का नाम है हमारा समाज विविधता से भरा। ये पाठ ख़त्म हुआ, ठीक है। हम अगली पार्ट में जाएंगे और हम कक्षा 6 की लगभग सारी पुस्तकों को, एक एक चीज़ को, हर एक चीज़ को समझ करके पढ़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि YouTube चैनल का नाम ही है समझ ही अंतिम उद्देश्य, ठीक है ना। समझ की अंतिम उद्देश्य, समझ ही क्या है, अंतिम उद्देश्य। हमारा जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, समझ ही हमारा अंतिम उद्देश्य है। तो हर एक पाठ को हम लोग एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन सारा चीज़ को पढ़ते हुए, क्वेश्चन आंसर भी बनाते हुए चलेंगे। सारा विषय पढ़ाई होगा, कक्षा 6 का सारा विषय पढ़ाई होगा, कक्षा 7 का सारा विषय पढ़ाई होगा, मतलब 6 से लेकर के 12 क्लास तक का सारा विषय, एक एक लाइन, हर चीज़ को समझेंगे हम लोग परीक्षा पास होने के लिए या कोई नौकरी को प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हैं। नॉलेज रहेगा तो यूँ ही हमारा परीक्षा भी पास हो जाएंगे और जॉब भी मिल जाएगा और सारा हो जाएगा। लेकिन हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है, नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। नमस्कार।